नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम कक्षा 12वीं हिंदी के अंतराल भाग 2 के पाठ 3 बिस कुहर की माटी। इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ की व्याख्या एवं अन्य पाठों की व्याख्या और उसके प्रश्नोत्तर सभी इस चैनल पर उपलब्ध हैं। आप वहां उन पाठों का अध्ययन कर सकते हैं। बहुवैकल्पिक प्रश्न भी उपलब्ध है। आप किसी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं या आपका बोर्ड का एग्जाम है, आप उसके लिए भी उन्हें सर्च कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्नों पर देखते हैं। पहला प्रश्न है, कोइयां किसे कहते हैं? उसकी विशेषताएं बताइए। कोइयां क्या होती हैं? आपने पाठ पढ़ा होगा ढंग से। जो कोइयां है ये वहां के जो आंचलिक शब्द हैं उनका है। जो लेखक विश्वनाथ हैं उन्होंने पाठ में बहुत सारे जो वहाँ के आंचलिक शब्द हैं, ग्रामीण शब्द हैं, उनका प्रयोग किया है। वहाँ पर उगने वाली फसलें, कीड़े-मकोड़े, वहाँ पर जो रीति-रिवाज हैं या और तरह के जो शब्द हैं, उन सब का प्रयोग किया है। आप देखेंगे एक-एक जगह उन्होंने सब्जियों के नाम, सारी सब्जियों के नाम गिना दिए हैं, फिर फूलों के नाम भी गिना दिए हैं, इस तरह से। तो ये जो कोइयाँ हैं, ये कोइयाँ एक जल पुष्प है, जो पानी में उगता है। इसे कुमुद कहते हैं और इसे कोकाबेली भी कहा जाता है। यानी कुमुद और कोकाबेली ये दोनों ही इसके नाम हैं और ये पानी में उगता है। शरद की चांदनी में सरोवर में। अब इसकी विशेषताओं में आ जाता है। विशेषता क्या होंगी इसकी? ये जो कोइया का पुष्प है, ये शरद की चांदनी में सरोवर में चांदनी का प्रतिबिंब और खिली हुई कोइया की पत्तियां एक हो जाती हैं, अर्थात चांदनी रात में कोइया की पत्तियां चमक उठती हैं, बिल्कुल चांद जैसी सफेद लगती हैं। इसकी गंध बहुत अच्छी होती है, यानी कि मादक होती है और यह शरद ऋतु में बहुतायत में होता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में पाया जाता है। ये इसकी विशेषता है। प्रश्न नंबर 2, बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं। अब देखो, लेखक ने इस अपनी आत्मकथा में बड़े गहन विचार भी दिए हैं कि बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित होता है। टिप्पणी कीजिए। आपको स्पष्ट करना है कि जो बच्चा माँ का दूध पीता है, वो केवल दूध पीना नहीं है, वो माँ का और बेटे का एक भाव संबंध है। उससे उनका पूरा जीवन उसी पर निर्भर करता है। माँ जितने समय अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो वो बच्चा उतना ही हृष्ट पुष्ट होता है। बच्चे का माँ से लगाव बढ़ता है और माँ का बच्चे से लगाव बढ़ता है। उत्तर है इसका कि माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। आपने जो बोर्ड लगे होते हैं, प्रचार लगे होते हैं, अस्पतालों में भी लिखा होता है कि 6 महीने तक के बच्चे के लिए सिर्फ माँ का दूध, उसके अलावा और कुछ नहीं, पानी की एक बूंद भी नहीं पिलाते हैं। डॉक्टर ऐसा कहते हैं। बच्चा स्वस्थ रहता है और माँ का जो 1 घंटे के अंदर उसको उसका माँ का दूध दिया जाना चाहिए, उससे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। बचपन में वही उसके लिए पौष्टिक भोजन होता है। बच्चा चाहे कुछ भी खा ले, परंतु माँ का दूध उसकी सेहत के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। माँ आंचल में छुपाकर बच्चे को बहुत ही आत्मीयता के साथ दूध पिलाती है। बच्चा भी अपनी माँ के पेट से चिपका रहता है। यानी कि जब वो बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है, तो गोदी में बैठा रहता है, तो बच्चे का लगाव बढ़ता है। और माँ की गोदी में जब बच्चा बैठा हो, तो आपने देखा होगा कोई दूसरा यदि उसको लेना चाहे, तो उसकी गोदी से उतर करके वो जाना नहीं चाहता और उल्टा उसी गोदी में छाती तरफ और मुंह कर लेता है। बच्चे को जब माँ का दूध नहीं मिलता तो वो रोता है, माँ को मारता है, सुबकियां भरता है। और तुम देखा होगा बच्चे माँ के बाल भी खींचने लग जाते हैं, है? जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तुरंत हाथ पैर फेंकने लगता है, रोने लगता है। माँ भी कई बार जब गुस्से में आकर बच्चों को मारती है, कब? जब वह दांत से काट लेता है। दूध पीते पीते जब वह दांत से काट लेता है, फिर खिलखिला करके खुद हंसता है, लेकिन माँ को दर्द होता है, तो माँ भी उसको गुस्से से हल्का सा चांटा मार देती है। और जो हल्का सा चांटा है वो भी प्यार के लिए है। बच्चा माता के पेट, स्पर्श और गंध को भोगता है। माँ का दूध
माँ और बच्चे के संबंधों को मजबूत करता है और आत्मीयता प्रदान करता है। माँ के दूध का प्रत्येक बच्चे के जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपने देखा होगा कि कई बार जब कहीं संघर्ष होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो कोई क्या कहते हैं लोग बाग कि किसी ने माँ का दूध पिया है जो ऐसा कर सके। तो माँ के दूध में इतनी ताकत होती है कि वो जीवन भर उसके लिए नाम रहता है। प्रश्न नंबर 3, विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया? विश्वनाथ ये स्वयं लेखक हैं, इनका नाम है विश्वनाथ। क्या अत्याचार हो गया? लेखक ने एक जगह कहा है कि ये मुझे अत्याचार की तरह लगता था। कैसे लगता था? कि विश्वनाथ अपनी माँ का बड़ा बेटा है और वह अपनी माँ का स्तनपान करते समय आनंदित होता है। स्तनपान का मतलब है दूध पीते समय आनंदित होता है। जब वह अपनी माँ का दूध पी ही रहा था कि उसके छोटे भाई ने जन्म ले लिया। अब विश्वनाथ को अपनी माँ का दूध पीने को नहीं मिलता था। यानी कि जब विश्वनाथ छोटा था तब वो अपनी माँ का दूध पीता था, लेकिन जैसे वो छोटा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसकी माँ को एक दूसरा बच्चा हो गया, तो उस बच्चे को उसकी माँ दूध पिलाने लगी और विश्वनाथ को बाहर का यानी कि जो ऊपर की दूध है, जिसको ऊपर का दूध बोलते हैं गाय भैंस का, वो देने लगे, खाना भी देने लगे। तो विश्वनाथ को ये बुरा लगा कि जैसे ही छोटा बच्चा घर में आया उसको दूर कर दिया। अम्मा उसको गोद में भी नहीं बिठाती है क्योंकि सारे दिन उस छोटे बच्चे को गोद में लेके रखती है। अब उसका पालन पोषण है जो उसकी धाई माँ है उसने किया, तो उसका छोटा भाई ही माँ का दूध पीता था और विश्वनाथ को गाय का दूध पीने को मिलता था जो उसे बेस्वाद लगता था, क्योंकि बच्चे को माँ का दूध ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। इसीलिए बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो गाय भैंस का दूध ज्यादा नहीं पीते हैं, दूध पीने में तरह तरह के नखरे करते हैं। माँ के दूध पर छोटे भाई का कब्जा हो गया। अब उसे गोद मिलना मुश्किल हो गया। यह सब अचानक हो गया। इसी बात को लेखक ने अत्याचार कहा है। नंबर 4 प्रश्न, गर्मी और लू से बचने के उपायों का विवरण दीजिए। क्या आप भी उन उपायों से परिचित हैं? हमारे यहाँ भी लू चलती हैं, आपके यहाँ भी लू चलती हैं। गर्मियों के मौसम में जब तेज लू चलती हैं तो लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। आजकल तो कोल्ड ड्रिंक्स आ गई हैं बाजार में, तो कोल्ड ड्रिंक्स लोग पीते हैं, जूस पीते हैं, मैंगो शेक पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। जब जिन्हें धूप में काम करना होता है वो सिर पर तौलिया रख लेते हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी आम का पन्ना और जो प्याज का रस है, उस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। शाम को दलिया बना देते हैं, सुबह उसे छाछ के साथ खाया जाता है। लोग बादाम की ठंडाई भी करके पीते हैं। सौंफ, काली मिर्च और उसमें चीनी डाल करके उसकी भी ठंडाई पीते हैं। नींबू शिकंजी पीते हैं। तो तमाम तरह की ऐसी चीजें हैं जो आजकल लू से बचने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो पाठ के अनुसार बताना है कि गर्मी के मौसम में बहने वाली गर्म हवा को लू कहा जाता है। यह गर्म हवाएं खासकर बच्चों पर बुरा असर डालती हैं। बच्चों में दस्त हो जाते हैं, बच्चा बीमार हो जाता है, बुखार भी आ जाता है। तो गर्मी के दिनों में लू लगने की घटनाएं अधिक सुनी जाती हैं। ग्रामीण इलाकों में माँ लू से बचने के लिए धोती या कमीज से प्याज बांध देती है। कच्चे आम का पन्ना भी लू लगने का एक उपाय है, उसको पिलाया जाता है। आम को भूनकर गुड़ या चीनी के शरबत के साथ खाना, शरीर पर लेप करना और उसी पानी में नहाना लू से बचने का एक उपाय है। कच्चे आम को उबालकर पानी मिलाकर सिर धोने से भी लू से बचा जा सकता है। अब देखो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से हो सकते हैं। हाँ, हम भी इन उपायों से परिचित हैं। आज भी ग्रामीण इलाकों में प्याज का रस, आम का पन्ना और भीगे कपड़े का इस्तेमाल लू से बचने के लिए किया जाता है। अब इस वीडियो को जहां जहां बच्चे देख रहे हैं या एनसीईआरटी किताब जहां जहां बच्चे पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि उनके इलाके में कुछ अलग तरह की चीजें इस्तेमाल की जाती हो। नंबर 5, लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर मां की तुलना बत्तख से की है? अब देखो, जो माँ है और बत्तख है, दोनों को समान बताया है लेखक ने, क्योंकि बत्तख भी अपने अंडों को बड़े प्यार से, बड़ी हिफाजत से उनको सेती है, पंखों से ढकती है, चोंच से उनको आगे पीछे ढुलकाती है, बार बार उन पर बैठती है। कोई उन पर यदि उनको पकड़ने आता है तो उस पर झपट्टा मार के उसको दूर भगा देती है। तो
ऐसी माँ भी है, माँ भी अपने बच्चे को हिफाजत करती है, उसका पालन पोषण करती है, इसीलिए उसकी तुलना की है। तो लेखक विश्वनाथ ने अपनी माँ की तुलना बत्तख से की है। क्यों की है? क्योंकि हर जीव को प्रकृति ने माँ की ममता दी है, चाहे वह बत्तख हो, चाहे वो कोई और हो। जिस तरह से बत्तख अपने अंडों की रक्षा करती है, उन्हें सेती है, बार बार उन्हें पलट करके रखती है, अपने पंखों से उसे छुपा कर रखती है, कौवे आदि दूसरे पक्षियों से भी उन्हें बचा कर रखती है, ठीक उसी तरह से विश्वनाथ की माँ भी विश्वनाथ से प्रेम करती है, उसे अपनी गोद में उठाए रखती है और उसका पालन पोषण करती है। इसीलिए उन्होंने बतख से तुलना की है। नंबर 6, बिस्कोहर में हुई बरसात का जो वर्णन विश्वनाथ ने किया है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। अब बिस्कोहर में जो बरसात होती थी वो कैसे होती थी कि बिस्कोहर में होने वाली बरसात का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि वर्षा एकाएक नहीं होती है, क्या यानी अचानक नहीं होती। पहले बादल घिरते गड़गड़ाते हैं, उसके बाद पूरे बादल घिराते हैं और जैसे दिन में रात हो चुकी है, यानी पूरा आसमान काला काला हो जाता है। आंधी चलती है, तेज बारिश के कारण घरों की दीवारें गिर पड़ती हैं। अब ऐसा हाल होता है, कच्चे घर हैं इसलिए दीवारें गिर पड़ती हैं। कुत्ते, बकरी, मुर्गा मुर्गी आदि बोलने लगते हैं, इधर उधर दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं। बच्चों में पहली बारिश से दाद, खाज, फोड़ा फुंसी आदि ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी उबस की फेन लगने से मछलियां मर जाती हैं। उबस यानी कि जो मौज होती है उसकी फेन लगने से मछलियां मर जाती हैं। कीड़े मकोड़े, केंचुए, जुगनू, मच्छर, डांस, जोक आदि की अधिकता हो जाती है। यानी इस तरह के जो बारिश के मौसम में जो निकलने वाले कीड़े हैं वो ज्यादा निकलने लगते हैं। सर्वत्र हरियाली फैल जाती है और वर्षा होने के कारण कई वनस्पतियां पुनः जन्म ले लेती हैं, जो छोटी छोटी घास के रूप में उगाती हैं, घर के चारों तरफ उग जाती हैं। जो पेड़ और जो लकड़ियां हैं जहाँ के पड़ी होती हैं कटी हुई, उनमें कुकुरमुत्ते उगाते हैं। प्रश्न नंबर 7, फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं कैसे? फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं। बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि आजकल भी कई तरह के फूलों का इस्तेमाल औषधियों में किया जाता है। फूलों से निकलने वाली गंध लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और तनाव अवसाद के समय फूलों के बीच बैठकर तनाव को दूर करते हैं। आपने देखा होगा कि लोग जब तनाव में होते हैं तो पार्क में घूमने जाते हैं और फूलों की खुशबू लेते हैं। जो गंध आती है वो उनके मानसिक तनाव को दूर करती है और उनको एक संतुष्टि देती है, उनको सांत्वना देती है, उनके दिमाग को रिलैक्स मिलता है, आराम महसूस होता है। नीम के फूल हैं वो चेचक के रोगी का इलाज करते हैं। बेर के फूल को सूंघकर बर्रे ततैया के डंक के जहर से भी बचा जा सकता है। विभिन्न फूलों से औषधियां भी तैयार की जाती हैं। अब ये वहां की बातें हैं, बिस्कोहर की बातें हैं। आपके क्षेत्र में तमाम तरह के फूलों का इस्तेमाल और किसी कार्य के लिए भी होता होगा। नंबर 8, प्रकृति सजीव नारी बन गई, इस कथन के संदर्भ में लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यताएं स्पष्ट कीजिए। देखो, लेखक प्रकृति का चित्रण भी सुंदर नारी की तरह करता है कि जिस तरह से नारी सुंदर होती है उस तरह से प्रकृति भी सुंदर होती है। उन्होंने हर जगह, आपने देखा होगा कि जब वो खेत और खलिहानों का चित्रण करते हैं तो खेत और खलिहान में एक एक चीज को रखते हैं। जब बारिश का चित्रण करते हैं तो बारिश में पैदा होने वाले जीव जंतु, कीड़े मकोड़े और जो छोटी छोटी घास और जो पौधे होते हैं उनका भी जिक्र करते हैं। फूल हैं उनका भी तरह तरह के उनके नाम लिखते हैं। जो सांप हैं, सांपों के कई तरह के नाम बताए हैं कि सांप कैसे कैसे होते हैं। तो उन्होंने प्रकृति की हर चीज को बोले बड़े ध्यान से देखा है और उसको अपने काव्य में जगह दी है। नहीं तो अमूमन ऐसा होता है, एक दो चीजों के नाम गिनाए और बस जो कथा है वो आगे बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ विश्वनाथ ने हर चीज को ऐसे उभार कर रखा है कि जैसे उन प्राकृतिक चीजों से ग्रामीण समाज की जिंदगी जुड़ी हुई है। तो लेखक विश्वनाथ नारी और प्रकृति को समरूप मानते थे। विश्वनाथ को चारों ओर प्रकृति का सौंदर्य ही प्रतीत होता है। चांदनी की प्रकृति, फूल की प्रकृति, खुशबू की प्रकृति। विश्वनाथ का मन अपने से 10 साल बड़ी जिस औरत पर आया, वह उसे केवल औरत ही नहीं लगी बल्कि औरत के रूप में चांदनी, जूही की लता बनकर फूलों की खुशबू सी लगी। तो नारी का सौंदर्य और प्रकृति का सौंदर्य उनके लिए बिल्कुल समान था।
अब प्रकृति नारी ऐसी बन गई है, ऐसा प्रतीत होता है, यानी प्रकृति नारी बन गई हो। काफी वर्षों बाद जब विश्वनाथ को वह औरत मिली तो उन्होंने उसे हिम्मत जुटाकर कहा कि जो तुम्हें पाएगा वह पागल हो जाएगा। इस प्रकार लेखक को प्राकृतिक सौंदर्य में नारी सौंदर्य का अनुभव होता है। 9वां प्रश्न, ऐसी कौन सी स्मृति है जिसके साथ लेखक को मृत्यु का बोध अजीब तौर से जुड़ा मिलता है? अब एक स्थिति ऐसी भी आती है जब उसको लगता है कि जो याद है बिल्कुल मृत्यु जैसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेखक अपनी उम्र से 10 वर्ष बड़ी औरत के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। उम्र में बड़ी होने के कारण वे उसे अपने मन की बात अभिव्यक्त नहीं करके नहीं बता सके, वे उसे प्राप्त भी नहीं कर सके, लेकिन उनकी यादें अभी भी हैं। ये उन्हें अजीब सी व्याकुलता देती है। यानी कि लेखक का उनके प्रति प्रेम तो था, लेकिन औरत बड़ी थी, इसलिए उससे वो नहीं कह सके वो उससे प्रेम करते हैं, लेकिन उनकी यादें तो आती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो बच्चे हैं वो दूसरों को देख करके मोहित हो जाते हैं। लेखक प्रकृति के सौंदर्य में भी उस औरत के सौंदर्य को देखते हैं। उन्हें लगता है कि उस औरत ने भी सफेद फूल की भांति सफेद साड़ी ओढ़ रखी है। उसकी आंखों में कैसी आर्द्र पीड़ा है, आर्द्र माने भीगी हुई पीड़ा है। उस औरत का यही आकर्षक रूप और उसकी स्मृति लेखक के लिए अजीब मृत्यु का बोध कराती है। यानी उस औरत की का जो आकर्षक रूप है और उनकी जो यादें हैं वो उनके लिए मृत्यु का बोध कराती है। नंबर 10, वर्तमान समय समाज में माताएं नवजात शिशु को दूध नहीं पिलाना चाहती। आपके विचार से माँ और बच्चे पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? आजकल जो कामकाजी महिलाएं हैं उन्हें इतना समय नहीं मिल पाता कि वो पूरे 6 महीने या साल भर तक अपने बच्चे को पूरा दूध पिला पाए। सुबह घर से बाहर निकल जाती हैं काम के लिए और शाम को घर वापस आती हैं, तो दिन भर बच्चे को गाय भैंस के दूध के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो इससे माँ का लगाव तो कम होता है, बच्चे का लगाव भी कम होता है, क्योंकि उसको ऊपर का दूध पसंद आने लगता है। वो दूसरों की गोद में रहता है तो उसको वह उसका माँ से लगाव इतना नहीं होता जितना दूसरों से होता है। ये मजबूरियां हैं। कुछ का शौक भी हो गया है, जानबूझ करके महिलाएं अपना दूध जल्दी छुड़वा देती हैं, जिससे कि बच्चा उनको ज्यादा तंग ना करे। वो तंग नहीं होना चाहती। वर्तमान समय में बहुत सारी माताएं नवजात शिशु को दूध नहीं पिलाती हैं। इसका माँ और बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। चिकित्सकों के अनुसार प्रथम 6 माह तक केवल माता का दूध ही पिलाना चाहिए। इससे बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ती है, साथ ही बच्चे को संपूर्ण पोषण भी मिलता है और माँ के प्रति बच्चे का लगाव और प्रेम बढ़ता है। साथ ही माता को ममता का सुख मिलता है, बच्चे को सुरक्षा। लेकिन आज के समय में शौक और कामकाज के कारण नवजात शिशु को दूध नहीं पिलाती तो बच्चे का पोषण कम हो पाता है। और नतीजा क्या निकलता है? नतीजन बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। बच्चे में कुपोषण बढ़ जाता है और माता से लगाव कम हो जाता है। दूध पीते समय जितना समय बच्चा माता की गोद में गुजारता है अब वह उसे वंचित रहने लगा है। वो सुख उसको नहीं मिल पाता। माताओं को भी पूरा दूध न निकल पाने के कारण स्तन संबंधी बीमारियां होने के आसार बढ़ जाते हैं। यदि माता के स्तनों में दूध है और वो उसे पूरा नहीं पिलाती हैं तो उसमें गांठ पड़ने के जो आसार हैं वो बढ़ जाते हैं और उनमें तकलीफ बढ़ जाती है। इसलिए प्रथम 6 माह तक माओ को अपने बच्चे को पूरा दूध पिलाना चाहिए, जिससे कि बच्चा भी स्वस्थ रहे और खुद भी स्वस्थ रहे। उसके बाद उनको खाना खिलाना शुरू करना चाहिए। अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, एक दो प्रश्न ऐसे भी हैं जो पाठ के बीच में से हैं, जो आपके अभ्यास में नहीं है लेकिन वो भी जरूरी है। नंबर 12 है, कमल के बारे में लेखक ने क्या बताया है? बिस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर बताओ। लेखक ने कमल के बारे में, ये कमल लिखा गया है, कमल पढ़ें। कमल के बारे में बताया कि पूरब के टोले के पोखर में कमल मिलते हैं और हिंदुओं के यहाँ भोज में भोजन कमल पत्र पर परोसा जाता है। कमल के नाल को भसीण कहते हैं, कमल पत्र को पुरैन कहते हैं। अकाल के समय में लोग कमल नाल को खाने के लिए लाते हैं। ये कमल के फूल के बारे में उन्होंने
बताया है, कमल के पेड़ के बारे में बताया है। इसी तरह से लेखक ने अन्य चीज़ों के बारे में बताया है। एक भरभंडा नाम का भरभंडा का भी उन्होंने नाम लिया है। बहुत सारे नाम हैं, ककड़ी, तोरई, धामन, इस तरह के नाम लिए हैं। उनके बारे में कुछ ना कुछ उन्होंने अलग तरह से चीज़ें बताई हैं। आप पाठ पढ़ेंगे तो बड़ा रुचिकर पाठ है। आपको ग्रामीण एरिया की यानी ग्रामीण क्षेत्र की आपको पूरी जानकारी उसमें मिल जाएगी। ऐसा लगेगा कि जैसे आप गाँव में घूम रहे हैं और सब कुछ अपनी आँखों से देख रहे हैं। नंबर 13 है, विश्वनाथ को अपनी माता के पेट का रंग हल्दी मिलकर बनाई गई पूड़ी का रंग लगता था, ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी माता भी गोरी थी और जो हल्दी मिलाकर के जो पूड़ी बनाई जाती है वो भी पीले रंग की हो जाती है। तो विश्वनाथ को अपनी माता के पेट का रंग हल्दी मिलाकर बनाई गई पूड़ी के रंग जैसा लगता, क्यों लगता? कि माता के पेट का रंग भी पीला था और हल्दी मिलाकर बनाई गई पूड़ी का रंग भी पीला होता है, इसलिए पीले रंग की समानता के कारण उन्हें ऐसा लगता था। प्रिय विद्यार्थियों, आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करें, अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।